हाइप क्रिएट होता है ना पूरे बाजार के अंदर, एक वेव शुरू होती है, तो बच्चा बच्चा भी उसी बारे में बात करता है। टैरिफ की न्यूज़ आई तो हमने बाजार को दोबारा रिकवर होते हुए देखा और एक अच्छी तेजी बाजार के अंदर हमने देखी। ये तो सबको पता है, पेंडुलम की तरह वो इधर उधर होते हैं। तो जितने लोग 2 लाख पे नहीं मरे, जितने 4 लाख पे जाके मरे। रक्षा बजट सबसे ज्यादा आया है, डिफेंस को लेके, पूरे डिफेंस सेक्टर को लेके पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करने के लिए हम हाजिर हैं सिल्वर पर, यानी कि चांदी पर, इसके अलावा इंडिया यूएस ट्रेड डील पर और मौजूदा शेयर बाजार, शेयर मार्केट के उथल पुथल पर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है चांदी। एक समय में ऐसा लग रहा था कि चांदी ने सबके वारे न्यारे कर दिए हैं, जो भी चांदी में हाथ लगाएगा वो खुद चांदी हो जाएगा। लेकिन चांदी ने ऐसा यू टर्न लिया कि कई लोगों के फाइनेंसेस हिल गए, कई लोगों की सेविंग्स चौपट हो गई, कई लोग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। और आज की तारीख में चांदी 4,20,000 का टॉप बनाने के बाद ठीक बीचों बीच खड़ा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चांदी को इस तरह से यू टर्न लेना पड़ा, और इससे कितना नुकसान, कितने लोगों को नुकसान हुआ, और आगे की चांदी की स्थिति क्या रहने वाली, चांदी की चाल क्या रहने वाली। आज इसी मुद्दे पर बात, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे इंडिया यूएस के बीच टैरिफ वॉर की और साथ साथ ट्रेड डील की। क्या वाकई में इंडिया यूएस के बीच ट्रेड डील हो चुकी है या ट्रेड डील होने वाली है, अभी सिर्फ टैरिफ कम हुआ है। शुरुआत करते हैं चांदी के साथ। हेमा जी, चांदी को लेकर बताइए कि चांदी में ये हुआ क्या आखिरकार, इसको समझा कैसे जाए। विवेक जी, पहले तो नमस्कार आपको और सारे दर्शकों को, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप बुलाते हैं, बात करते हैं, और इससे हमारे दर्शकों को भी बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से हम कंटिन्यू सिल्वर और गोल्ड की बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े हमने ब्लड बात की, पहले ही बात की थी, और जितने भी चेंजेस आए हैं, देखिए ये हिस्टोरिकल चेंजेस है। ये पहले हिस्ट्री में, इतिहास में कभी हमने गोल्ड सिल्वर के बाजार में इतने बड़े चेंजेस देखे ही नहीं। इतनी बड़ी वाइल्ड जो फ्लक्चुएशन हमने देखी है वो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। तो देखिए, हम जैसे कंटिन्यू बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और उन्हें फायदा भी हो रहा है। देखिए, अपना पर्पस तो यही ना, लोगों को फायदा हो। तो आपने एक चीज नोटिस की, जब चांदी में एक रैली आई, हमने कंटिन्यू रैली के बारे में भी बताया, और हालांकि लोग बड़े घबराए हुए थे कि 80,000 का जो माल था वो 1.5 लाख पहुंच गया, 2 लाख पहुंच गया, लोगों ने शॉर्ट भी करना शुरू कर दिया। और उन्हें देखिए, मझदार में लोग फंसे हुए थे, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, खरीदे यहाँ से या बेचे। जो फिजिकल वाले हैं उनकी तो काम धंधा ही आप देखेंगे कि बंद हो गया था, क्योंकि 2 लाख पे फिजिकल ट्रेडर तो कोई आ नहीं रहे थे। जिनके घर में शादी है या कोई ओकेजन है, वही लोग आते थे मजबूरी में खरीदने के लिए। अदरवाइज बिल्कुल एक बाइंग से रुक गई थी, काम धंधे रुक गए थे उनके। एक MCX का प्लेटफॉर्म ही था या ETF ही था कि जहाँ पे एक बाइंग हो रही थी, बाइंग भी हो रही थी और लोग डरे भी हुए थे। फिर हमने देखा 4 लाख का आंकड़ा पार होते हुए, और मैं आपको बताऊं, जब 4 लाख का आंकड़ा पार हुआ तो जितने लोग 2 लाख पे नहीं मरे, जितने 4 लाख पे जाके मरे। रीजन क्या है कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है, मतलब कि 4 लाख पे ज्यादा बाइंग हुई, 4 लाख पे ज्यादा बाइंग हुई, मतलब 4 लाख के ऊपर इतनी बाइंग हुई। अगर आप एक्सचेंज का डाटा भी देखेंगे, और ना कि सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बम्पर बाइंग आई 4 लाख के ऊपर जाने के बाद। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि क्या था कि कुछ तो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुए, रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हुए, ऊपर के एक लेवल नजर आए लोगों को, और फिर एक साइकोलॉजी बनती है कि जब आप बुलिश है तो बुलिश में लोग बुलिश हो जाते हैं, पूरा वर्ल्ड ही बुलिश की बात करता है। जब बियरिश होते हैं तो लोग बियरिश हो जाते हैं, पूरा वर्ल्ड बियरिश की बात करता है। तो आप देखेंगे कि 4 लाख के बाद लोगों ने बात करनी शुरू कर दी 10 लाख की, 8 लाख की, 7 लाख की, और लोगों ने दबा के बाइंग करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों को तो मैं जानती हूँ जो फिजिकल जाके चांदी 20-20 किलो खरीद के लेके आए हैं 4 लाख के ऊपर। और सिर्फ एक हम ही थे, हमारा चैनल ही था या अपना पॉडकास्ट ही था जो हमने यहाँ पे एक बात की थी कि ये बबल है। आपको याद है विवेक जी, आपने मुझसे पूछा था कि अब क्या होगा, तो मैंने कहा था ये बबल है और ये बहुत जल्दी फटने वाला है और इसमें अब खरीदारी नहीं बनती। देखिए, उसके ना कुछ रीज़न थे। फंडामेंटल टेक्निकल से तो पूरा ही वर्ल्ड चलता है और देखता भी है, फॉलो भी करता है। लेकिन आपको पता है, साथ साथ में मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है उसके ऊपर, क्योंकि मैंने ना रिजल्ट्स देखे हैं और रिजल्ट्स भी ऐसे मैजिकल। वहाँ पे कितने लोगों को मैंने 4 लाख के ऊपर, 4,20,000 के ऊपर सेलिंग कराई है, और स्पेशली ये क्या कि क्योंकि उसके अगले ही दिन एक योग बनना था। इनफैक्ट एक योग उसी दिन बनना था, बुध और शुक्र की युति।
ठीक है। और कहीं ना कहीं राहु के साथ एक डिग्री में कॉम्बिनेशन बनना था। जो भी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, कोई भी जाके चेक कर सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर पे या पंचांगों को देख के, ठीक है। तो ये जो योग होता है ना, और जिस राशि में ये बन रहा था वो एक मंदीकारक राशि थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये पूरा भरोसा था, जो भी हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पूरा इतिहास चेक करते हैं, डाटाज होते हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से ये था कि एक बड़ी मंदी यहाँ पे आएगी। और आप देखिए चांदी में देखिए, चांदी में आती है तो सोना कहीं ना कहीं फॉलो करता ही है, गोल्ड भी नीचे आता है। तो लेकिन जो कॉम्बिनेशन था वो मेनली सिल्वर का कॉम्बिनेशन था ये। तो आप देखेंगे कि उस दिन हमने रात को क्या देखा, एक मैजिक मार्केट के अंदर, कि 4,20,000 पे जब सिल्वर थी उस दिन 9% का अपर सर्किट लगा हुआ था बाजार के अंदर इंटरनेशनल। 9% के अपर सर्किट को कन्वर्ट हो गया 9% के डाउन सर्किट में, मतलब 18% की हमने मूवमेंट देखी। और ग्राफ यूं करके यूं ग्राफ को हमने जाते हुए देखा। और जो 9% का डाउन सर्किट लगा वो भी हमने कवर होते हुए देखा। अगेन मार्केट फ्लैट हो गया, ठीक है। तो वो हमें एक साइन मिल गया कि अब यहाँ से मार्केट टूटेगा ही, क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन था उसने काम कर दिया और बाजार को नीचे आना था। और आप नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ है, सिल्वर की मार्केट के अंदर ब्लड बाथ, 1,05,000 सिल्वर हमने डाउन जाते हुए देखी। और आपको याद होगा विवेक जी, आपने ही मुझसे टारगेट लिए थे कि आप टारगेट क्या देते हैं, तो उस टाइम मैंने आपको एक टारगेट दिया था 2,80,000 का। 2,80,000 से 3,20,000 की ब्रैकेट की हमने बात की थी कि यहाँ पे सिल्वर आ सकती है। तो एग्जैक्टली हमने 2,80,000 देखा। अब उसके बाद के कॉम्बिनेशन जो बने उस पर भी मैंने सोलो वीडियोस बनाई, हमने बात की। तो कहीं ना कहीं देखिए ये ऐसा प्रूवन साइंस है जो काम करता है। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या आपने कोई क्लासिक केस स्टडी देखी इस दरमियान? हाँ, जिन्होंने बुलिश होकर बहुत ज्यादा सिल्वर खरीद लिया और आज के दौर में वो फंसे हुए हैं? विवेक जी, एक हमें ये मतलब आप नाम ना बताएं, लेकिन वो केस स्टडी जरूर बताएं। देखिए एक नहीं, मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो लोग, देखिए जब हाइप क्रिएट होता है ना पूरे बाजार के अंदर, एक वेव शुरू होती है, तो बच्चा भी उसी बारे में बात करता है। तो जिसका जैसा सामर्थ्य था उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बाइंग शुरू की सिल्वर के अंदर। मतलब वो टाइम ऐसा आ गया था कि किसी से ये भी बात करो ना कि यहाँ से बबल है, बाजार फट जाएगा, तो भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। मतलब एनालिस्ट भी आप ही की डिबेट में आके बहस करते थे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो ईवी में ये हो गया, सॉफ्टवेयर में ये हो गया, नई चिप्स हो गई है, गाड़ियों में लगेगा, मतलब नए उसके मतलब नए उनकी जो कैलकुलेशन थी वो अपनी जगह ठीक थी, ठीक है। तो नई कैलकुलेशन, भाई एक महीने में कुछ नहीं होता, कोई ईवी नहीं बनती, कोई कुछ नहीं बनता, एक महीने में कुछ भी नहीं होता। तो ये जो रैली थी ना, ये कंप्लीटली बबल थी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत हैवी पोजीशन शॉर्ट की भी खड़ी थी। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, एक्सचेंज वाले हैं, सटोरी है, वो इस भाषा को समझते हैं और उनको इसका मतलब भी पता है। तो एक हैवी शॉर्ट पोजीशन खड़ी हुई थी। जब भी कभी बाजार के अंदर शॉर्ट पोजीशन हैवी होती है लॉन्ग से ज़्यादा, उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो बाजार उसके अकॉर्डिंग उसके ऑपोजिट रिएक्ट करता है। तो क्या होता है, क्योंकि ट्रेडर्स को पैसा खाना होता है, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करने होते हैं। 4 लाख से ऊपर एक बड़ा स्टॉप लॉस था जो ट्रिगर हुआ और बाजार वहां से फॉल किया। इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखिए इसके बाद तो एक मंदी आनी थी, क्योंकि मैं बात नहीं, अब फ्यूचर में क्या? देखिए अब फ्यूचर में नेक्स्ट वीक बड़ा तेजी का दिखता है। आज हम चांदी में हम फ्राइडे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक जो है वहां पे एक 40,000 रुपए की 30 से 40,000 रुपए की तेजी दिखती है। क्योंकि कुछ यहाँ पे योग ऐसे बन रहे हैं, जैसे आपने देखा कि बुध और राहु की, मैंने कल इस पे वीडियो भी बनाई है, बुध और राहु की जब भी युति होती है, डिपेंड करता है कौन से नक्षत्र में है, साइन में है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में या तो तेजी आती है या मंदी आती है, और एक्सेप्शनल आती है। देखिए इस केस में हम क्या करते हैं कि वाइल्ड फ्लक्चुएशन देखते हैं, सिर्फ गोल्ड सिल्वर में नहीं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं। तो हमने देखा कि जिस दिन ये युति बनी, स्टॉक मार्केट में हमने इतना बड़ा उछाल देखा। जैसे आपने अभी जिन्होंने 4 लाख पे चांदी लिया, 3.5 लाख पे चांदी लिया, वो लोग क्या करें? देखिए उसको भी और चांदी खरीद के उसका रेट डाउन करें या वेट करें? बिल्कुल उन्हें सिल्वर खरीदनी चाहिए। और इनफैक्ट मैंने आज ही न्यूज दी और रेट अभी इससे भी नीचे चलेगा फिर क्या करेंगे? देखिए 180 190 के करीब आ गए फिर। देखिए रेट तो कभी भी स्टेबल रहते नहीं है, तो बाजार का बिहेवियर है, मार्केट का बिहेवियर। तो आप ये कह रहे हैं 180 190 तक भी चांदी जा सकता है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि आप यहाँ से सिल्वर खरीद सकते हैं। आज का दिन अच्छा है, कल भी परचेज कर सकते थे और आज मॉर्निंग में भी परचेज कर सकते थे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में एक तेजी दिखाई देती है सिल्वर के अंदर। और एक चीज और मैं बता दूं, कभी भी प्राइस को अपने दिमाग में बिठा के ना चले, क्योंकि प्राइस को बदलना है, ये उसका नेचर है, ठीक है। और एक आंकड़ा सेट करके ना चले।
सिर्फ ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले कि ट्रेंड क्या है, और भाई टेक्निकल के अकॉर्डिंग आप ट्रेंड देखते हैं। फंडामेंटल जो ट्रेंड होते हैं ये लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, उससे इतनी जल्दी कुछ इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। और अगर इम्पैक्ट आ जाता है तो आप क्लियरली समझ लीजिए ये बबल है और बाजार को घूम फिर के अपने ही रेंज में आ जाना है, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, बाजार घूम फिर के अपनी ही रेंज में आएगा। तो आज हमने जो सिल्वर का लो देखा वो 2,26,000 का लो देखा, मतलब बहुत बड़ी बात है। 4,20,000 का रेट देख के हम 2,26,000 का रेट देख रहे हैं। तो आप देखिए ना लोगों के कपड़े कैसे फटे होंगे, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में आपने भी। तो कहा कि कुछ लोग फिजिकल चांदी भी लिया है, कितना फिजिकल चांदी लोगों ने खरीद लिया? मतलब कई ऐसे लोग भी रहेंगे जिन्होंने 4-5 किलो चांदी बाय कर लिया, 10-50 किलो चांदी बाय कर ली। देखिए 4-5 किलो क्या, मैंने तो ये भी देखा है कि मेरे पास ही इतने फ़ोन आते हैं कि मैडम फिजिकल में दिलवा दो। तो अब तो क्या है, उन्हें सही राय मिल जाती है, तो उनको ये भी लगता है कि भाई अभी खरीदना है। जैसे मैं कहती हूँ भाई 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद खरीदेंगे, क्योंकि अब क्या है ना, फिजिकल चांदी आप खरीद के जल्दी तो बेच नहीं सकते। वो तो फिर एक कीपिंग पर्पज से होती है, आपने एसेट क्रिएट कर लिया, आपने अपने पास रख लिया, ऑर्नामेंट्स तो है नहीं, वो तो आपने ब्रिक फॉर्म में ले ली, ठीक है। अब क्या है, उसके लिए आप 1 हफ्ते की सेल परचेज तो करोगे नहीं, आप तो लेके रख लोगे उसको। तो कहीं ना कहीं जब भी आपको चांदी में डिप मिलती है तो आप उसको परचेज करके रखो, क्योंकि 2026 में जो 4 लाख का रेट है वो हम दोबारा आते हुए देखेंगे। ये भी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं। मुझे लगता है विवेक जी, जो आप घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, आपका सवाल भी यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो वो जिन्होंने ETF लिया है वो भी होल्ड करें अभी, और जिन्होंने शॉर्ट किया वो क्या करें? उनको तो खरीदना ही पड़ेगा। देखिए जिन्होंने शॉर्ट किया है वो निकले बाजार से, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो लॉस खाना ही पड़ेगा, मतलब और कोई उपाय नहीं है। देखिए हाँ, उपाय है इसमें भी। अगर वो MCX में शॉर्ट करके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक में जब तेजी अच्छी बनती है तो शॉर्ट करके दोबारा रखें, क्योंकि उससे आगे का टाइम थोड़ा सा मंदी का और है। तो वही है ना, मैंने बताया कि शॉर्ट अगर आप कर लेते हैं मतलब, तो उसके बाद आप कितने टाइम के अंदर आपको बाय करके उसको इक्वल करना होता है? देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ना, ये सिर्फ आपको MCX में ही मिलती है। अच्छा। जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है वहां पे आपको थोड़ा ही पैसा देके, खैर अब तो थोड़ा नहीं देना पड़ता, अब तो 80% के मार्जिन हो गए हैं, क्योंकि ये जो हमने फ्लक्चुएशन देखी है चांदी गोल्ड के अंदर, तो इस वजह से एक्सचेंज को भी रिस्क खड़ा होता है, ब्रोकर के सामने भी रिस्क आ जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके सामने यही ऑप्शन रहता है कि उसका मार्जिन बढ़ा देते हैं। पहले क्या होता था, एक्सचेंज के अंदर आपको 1 किलो चांदी खरीदने के लिए सिर्फ 10% का मार्जिन देना है। 100 रुपए की वैल्यू है तो आपको 10 रुपए पे करने हैं, बाकी आप लॉस प्रॉफिट को मैनेज करते रहिए, जिसे M2M कहते हैं, मार्क टू मार्केट, उसको बस आप मैनेज करके चलिए, बाकी सब ठीक चलता है। लेकिन अभी तो क्या है कि 10% तो एक दिन में ही चला जाता है, तो इसलिए वो तो डेफिनेशन ही अब खत्म हो गई, उसकी तो डेफिनेशन ही बदल चुकी है। तो यहाँ पे अब एक्सचेंज ने उसका मार्जिन बढ़ा दिया है, 70 to 80% आपको मार्जिन देना पड़ता है एक्सचेंज कमोडिटी पे। तो कहीं ना कहीं आप इस केस में जो लोग फंस गए हैं ऊपर के लेवल पे, बहुत अच्छा टाइम है, उसको एवरेज कीजिए, लेकिन एवरेज में अपने रेट की वेट मत कीजिए, क्योंकि फिलहाल 4 लाख का रेट नहीं आने वाला है। और एवरेज करके भी अगर आपका आता है सपोज 3 से ऊपर, तो भी वेट मत कीजिए। तो आपने तो कहा 2026 में आने वाला है। देखिए 2026 की अगर आप पूरे साल की वेट करेंगे तो बिल्कुल आराम से बैठिए, लेकिन जब आप MCX में एवरेज करते हैं, क्योंकि एवरेजिंग के लिए आप क्या टूल यूज करेंगे भाई, इंस्ट्रूमेंट कौन सा लेंगे बाजार का, अंडरलाइंग एसेट कौन सा खरीदेंगे भाई, या तो आप फिजिकल तो खरीदेंगे नहीं एवरेजिंग करने के लिए, अगर खरीदना है तो फिर तो टेंशन फ्री होके बैठिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास ETF का। ETF खरीदते हैं तो टेंशन फ्री होके बैठिए आप। लेकिन अगर आप MCX में लेते हैं तो देखिए MCX में क्या होता है, मंथ वाइज एक्सपायरी होती है भाई, 2 मंथ्स की एक्सपायरी हो गई, आफ्टर 2 मंथ्स तो आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, करंट पोजीशन से एग्जिट करके नेक्स्ट में आपको एंटर करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना आपको स्ट्रैटेजी डाल के काम करना पड़ेगा। पैसा कभी बाजार नहीं बनाता, पैसा हमेशा स्ट्रैटेजी बनाती है, अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो। और MCX जो है वो कंप्लीटली स्पेकुलेशन ही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मंदी और तेजी पकड़नी है, एक साइकिल पकड़ना है इसका कि कब तेजी आएगी और कब मंदी आएगी। जैसे मैंने कहा कि ये वीक तेजी का है, तो आप इस वीक में जब भी तेजी आती है एक बार ही निकलिए, कुछ आपका लॉस कवर होगा, कुछ आपको प्रॉफिट भी आएगा। जो लोग फ्रेश काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद उससे आगे का टाइम थोड़ा मुझे मंदी नजर आती है, ग्रहण भी है, और भी काफी सारे फैक्टर आ रहे हैं निकल के जो मंदी बताते हैं, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसा है कि जो फंडामेंटल से अलग चलता है। बेसिकली अगर मार्केट प्रोस्पेक्ट को भी अगर देखें तो चांदी से क्या आप निवेशकों को उसमें ट्रेडिंग करने की सलाह देती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह देती हैं, या फिर आप चांदी से दूर रहने की सलाह दे रही हैं अभी? देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह तो ऑलवेज है, ऑलवेज ऑन है, ऑलवेज ऑन है। किसी भी रेट पे परचेज कीजिए और उसे भूल जाइए, ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग ना करें। और अगर आप ट्रेडर है, क्योंकि ट्रेडर भी तो बहुत है ना, आप एक्सचेंज का वॉल्यूम तो देखिए, इतने बड़े वॉल्यूम एक्सचेंज के, वो है किसके वॉल्यूम, ट्रेडर्स के ही तो हैं। तो अगर आप ट्रेडर है तो आपको 2 चीज़ों का
बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक ट्रेड की साइकिल, तेजी मंदी की साइकिल, आप ये मत सोच के बैठिए 4 लाख है तो 10 लाख पहुंच जाएगी, ये 4 लाख है तो 5 लाख आ जाएगी, 4 लाख के बाद झटका भी आएगा। तो आई मीन टू से कि आपको साइकिल को अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा। बुलिश में बुलिश ना होइए, बियरिश में बियरिश मत होइए। अब जो लोग 1 लाख की बात कर रहे हैं, बिल्कुल खराब बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि बाजार बियरिश हो गया ना, तो लोग नीचे की बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कुछ भी। तो इसीलिए आप अपने माइंड को ऑन रखिए साइकिल को लेके, कोई भी रेट मतलब को सतर्कता एब्सोल्यूट मत बरतिए मानिए। चांदी को लेकर। और दूसरा, आपको मार्जिन पे ध्यान देना है, रिस्क मैनेजमेंट लेकिन अपना लोग करके डरे हुए चलना हैं, है। चांदी ने जिस तरीके से मार्केट में ब्लडबाथ किया है, लोग बहुत परेशान हैं और डरे हुए भी हैं कि क्या अभी चांदी को छूना ठीक है। वैसे आपके आंसर से, आपके जवाब को सुनकर बहुत लोगों को मुझे लगता है कि पाथ दिखेगा, एक रास्ता समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील की, जो अभी टैरिफ को लेकर हुई है। बेसिकली ये ट्रेड डील नहीं है, तो भी लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच घोषित होने वाली है, जिसका ऐलान खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। भारत पर टैरिफ में रियायतें मिली हैं, 18% का टैरिफ भारत पर लगाया गया है 25% के बाद। हालांकि जो रेसिप्रोकल और पेनल्टी टैरिफ के बाद 50% का था, वो 25% भी रशियन ऑयल लेने के लिए जो लगाया गया था वो भी हटा लिया गया। इस 18% टैरिफ के बाद ये जो हफ्ता था वो बाजार के लिए बहुत रोमांचक था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और हेमा जी ने पूरे बाजार को वॉच किया। कितना इंपैक्ट आया बाजार पे इंडिया यूएस के बीच जो टैरिफ, जो रिलीफ देखने को मिला? देखिए, रातों रात जो उस दिन खबर आई थी टैरिफ की, तो ये एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ थी और एक बहुत ही ऐसी न्यूज़ थी, क्योंकि देखिए आपको तो पता ही है, जब बजट आया था तो बाजार काफी टूटा। रात के 10:30 बजे न्यूज़ आई थी, मैं उस समय स्टूडियो में ही था और इस खबर को सबसे पहले हमने ही ब्रेक किया था। बिल्कुल, तो उससे पहले बाजार निराश हो गया था बजट को देख के, और मार्केट में एक हमने धड़ाम वाला फैक्टर देखा था। बिल्कुल, हाँ, लेकिन याद क्या है। हुआ उसके बाद, जैसे ही ये टैरिफ की न्यूज़ आई, तो हमने बाजार को दोबारा रिकवर होते हुए देखा और एक अच्छी तेजी बाजार के अंदर हमने देखी। तो पूरे हफ्ते तेजी बनी रही। देखिए, एक आधे दिन बीच में गए, जैसे आज का मार्केट था, बाद में रिबाउंड हुआ, ऊपर आ गया, नहीं तो कल हमने डाउन देखा बाजार को, उससे पहले वाले दिन हमने थोड़ा सा डाउन देखा, क्योंकि देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। जो लोग फंसे हुए थे ऊपर के लेवल पे, उनको इतने टाइम बाद ये लेवल देखने को मिला था विवेक जी, तो कहीं ना कहीं जो लोग चांदी में फंसे हो, जो ट्रेडर्स हों, वो इसे इधर से रिकवरी कर रहे हो ताकि वो उधर वाला लॉस थोड़ा सा मेकअप हो जाए। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बैलेंस होके तो आपको चलना ही पड़ेगा पोर्टफोलियो को लेके, तभी आप पैसा भी बना सकते हैं। तो वही हमने देखा कि ये ट्रेड डील के बाद एक मार्केट में खुशी लौटती हुई नजर आई, और कहीं ना कहीं लोगों ने जो ऊपर के लेवल पे वो फंसे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर और भी तो है ना विवेक जी, कि एफआईज की तो कंटिन्यू सेलिंग हो ही रही है। अब कितना माल तो ऊपर के लेवल पे जाके एफआईज ने बेचा है अपना, बिल्कुल, ठीक है। तो अपने भी जो रिटेल पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने भी माल बेचा, और कहीं ना कहीं बाजार में एक डाउन साइड भी आया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट वीक मुझे स्टॉक मार्केट भी तेज लगता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजिकल ऐसे बने हुए हैं कि बाजार में स्टॉक मार्केट भी नेक्स्ट वीक में 3 दिन तो स्पेशली तेजी दिखाई देती है। इस डील का कितना इम्पैक्ट? देखिए, ट्रेड डील का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं, होगा। ये वाला जो ये 18% का टैरिफ मिला, हाँ, टैरिफ का देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। रीजन क्या है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर तो है यूएस के साथ हमारा, और दूसरी बात, यूएस के इन्वेस्टर्स भी बड़े हमारे यहाँ काम करते हैं, और हमारा मार्केट क्या, पूरे वर्ल्ड का मार्केट यूएस को फॉलो करता है। तो एक जो 50% की वजह से लोगों के अंदर एक निराशा आई हुई थी, लोग डिसअपॉइंट होकर बैठे हुए थे, और बाजार ने भी तब से थोड़ा सा स्लो मूव शुरू कर दिया था। उतनी बड़ी तेजी तो हमने देखी नहीं, हालांकि लाइफ टाइम हाई गए, लेकिन हाई भी कितना गए, 1000 पॉइंट निफ्टी कुछ भी नहीं होती, उतना ही हमने हाई बनाया। हालांकि इस टाइम पे जो लेवल होना चाहिए था निफ्टी का, कम से कम 28,000 क्रॉस पे हम होने चाहिए थे, बट वो हमने नहीं किया, क्योंकि जो 50% का टैरिफ जो लगा था, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर तो था ही हमारी सक्सेस में, ठीक है। तो रेवेन्यूज तो हमारे डाउन हुए ही थे। अब जो 18% इन्होंने किया है रिड्यूस करके, तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है, बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। उससे भी बड़ी बात तो ये है कि जो एक रिश्तों के अंदर एक खटास आ चुकी थी, वहां पे हमने थोड़ी सी चीजें पॉजिटिव होती हुई वो तो एक, देखी। मुझे लगता है कि वो डेफिसिट जो आप बना लेते हैं किसी भी रिलेशन में, वो तो बनी रहती है। आप किसी का एक बार आपने ट्रस्ट तोड़ दिया, कहते हैं वो रहीम जी की बड़ी एक शानदार लाइनें हैं, कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट आपने, वो ट्रस्ट डेफिसिट यूएस ने पूरी दुनिया में क्रिएट कर दिया। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में उन्होंने जिस तरह से टैरिफ का हथियार चलाया, जिस तरह से बाकी देशों को झटका दिया, जिस तरह से उन्होंने मनमाने फैसले किए, जिस तरह से WHO से बाहर हुए, UNHRC से बाहर हुए, UN से बाहर हो गए, नेटो को धमकी देते रहे कि हम आपके लिए, आपके डिफेंस के लिए हम क्यों खर्च करें। तो ये जो एक यूएस का जो एक परचम लहराता था हर देश में, हर जगह यूएससी अगुआ बनता था, चौधरी बनता था, उसको एक झटका ज़रूर है।
इससे मार्केट में भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो अभी टैरिफ रिलीफ मिली है और जो ट्रेड डील होने वाली है, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों एक ही चीज़ें हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसा आपने अभी कहा ट्रम्प के बारे में, तो ये तो सबको पता है, पेंडुलम की तरह वो इधर उधर होते हैं। कोई ज़मीर तो उनका है नहीं, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ भी बोल देते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है ये कल को उससे भी मुकर जाए, क्योंकि इनके वर्ड्स की कोई वैल्यू तो है नहीं। किसके साथ ये कब क्या कर देते हैं इनको खुद भी नहीं पता लगता। फिर जब क्या होता है, अदर कंट्रीज इकट्ठी होती है, नुकसान हो जाता है, तब नुकसान हो जाता है, तब ये सोचते हैं मैंने क्या कर दिया, या फिर शायद इनके एडवाइजर्स इन्हें जब सलाह देते हैं कि भाई जागो थोड़ा सा, आप क्या कर चुके हो, तो इनको बुद्धि आती है कि इनके एडवाइजर्स ने इनको कहा कि भाई अमेरिका ही पूरी दुनिया को पाल रहा है, पूरी दुनिया को अमेरिका पैसे दे रहा है, आप क्यों दे रहो दुनिया को पैसे? तो उन्होंने सब जगह पैसे देने बंद कर दिए, इनके सारे रिलेशन खराब हो गए। बिल्कुल। तो अब खैर ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है 50 से 18% का, ये तो ये बहुत ही ट्रेड डील पॉजिटिव है या फिर ट्रेड डील अभी आने वाला है? देखिए, ट्रेड डील बिल्कुल अभी आने वाला है, ये ट्रेड डील नहीं है, ये टैरिफ रिलीफ है। ये टैरिफ का रिलीफ है। अब आगे क्या है, कुछ कंडीशंस चेंज होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि हर कुछ सालों के अंदर एक नया साइकिल शुरू होता है, एक नए युग का निर्माण होता है। जो पुरानी रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आते हैं, तो अब और कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा कि एक इनसिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड को है, यूएस को लेके, और हमें भी है, तो हम कहीं ना कहीं इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे अपने टैरिफ में, अपने टैरिफ कह रही हूँ, अपने एग्रीमेंट के अंदर, कि हमें आगे उससे परेशानी ना हो। जैसे अपनी अर्थव्यवस्था को हम सिक्योर करें, क्योंकि जैसे इन्होंने एक रशियन ऑयल को लेके बड़ा ही बयान दिया कि भाई आप उससे बिल्कुल नहीं लेंगे, उस पर भी क्लैरिटी नहीं आई अभी तक कि वो भाई बिल्कुल नहीं लेंगे या क्या है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अभी क्रिएट होंगे, बनेंगे बाकायदा। और अब जो रिक्वायरमेंट आई है, जैसे अब हमारा रक्षा बजट सबसे ज़्यादा आया है डिफेंस को लेके, अब पूरे डिफेंस सेक्टर को लेके पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें सब चाहते हैं हमसे डील करना, और एक एआई को लेके, सब कंडक्टर को लेके, तो इन चीज़ों पे हमारे अब नए एग्रीमेंट्स इनके साथ बनेंगे, कुछ नई पॉलिसीज इनके साथ बनेगी, टर्म कंडीशन सेट होगी, तो वो एक रियल ट्रेड डील मानी जाएगी। और हेमा गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त दिया, और एक तरह से आपने चांदी के इस ब्लड बाथ को लेकर, शेयर बाजार को लेकर, इंडिया यूएस टैरिफ को लेकर, ट्रेड डील को लेकर तमाम बातें रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डील के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, बने रहिए हमारे साथ तमाम अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए।